हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बच्चों शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो भी डाइपोल से जुड़े टॉपिक्स हैं, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर कपल, उसकी एनर्जी, उसका ऑसिलेशन, सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। और जैसा हमने कहा था कि पहले पूरी सारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी थ्योरी है, जो भी फॉर्मूले हैं, उसको समझ करके हम लोग फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बहुत थॉरोली, बहुत डिटेल में पूरा स्टडी अच्छे से कर लिया है। तो अब उस कंडीशन में पहुंच चुके हैं हम लोग कि हम लोग इस पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कर सकते हैं। और बिलीव करो, जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं एकदम टॉप क्लास के और एकदम कह सकते हो कि सिमिलर कैटेगरी के, सिमिलर वे में तुम्हारे एग्जामिनेशन में तुमको मिलने वाले हैं। जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे वो 2 एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू होगा, एक नीट और दूसरा सीयूईटी। तो जो भी बच्चे इन दोनों एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, इनमें अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए ये क्लास एक तरीके से ब्रह्मास्त्र की तरह होगा। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस, बहुत ही एकदम टू द पॉइंट, जिनसे सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होगी, कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर होगा। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो एक चीज़ तो तुम्हें हमेशा यहाँ पर मिलेगी कि जो भी न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स टॉपिक्स पे हम लोग करेंगे, उनमें 2 चीज़ तुमको हमेशा मिलेगी। पहली चीज़ कि तुमको वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो तुम्हें एग्जामिनेशन में रेगुलर बेसिस पे तुमको मिलते हैं। दूसरी चीज़ कि क्वेश्चंस तुमको वो ही मिलेंगे जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। केवल काउंटिंग करने के लिए 10, 15, 20 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस वही करना है जो मैं ना दिमाग की बत्ती एकदम खोल दे कि यार ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इसी बेस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को बनाया है तुम्हारे लिए और उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। बट उसके पहले अगर किसी बच्चे ने लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा है तो इसको मज़ा नहीं आएगा। फिर पहले जाकर के लेक्चर नंबर 5 अच्छे से पूरा कंप्लीट करो। जो फॉर्मूला, जो कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी पढ़ाई गई है उसको अच्छे से देखो, पॉइंट्स नोट करो। जब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए देन कम टू दिस वन। अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बच भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट उस लेक्चर को देख करके फिर इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो तो ठीक है, शुरू करते हैं लोग आज का अपना क्लास। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा तुम्हारे सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि An electric dipole is placed in a uniform electric field। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है। हम सब जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूरे स्पेस में हर जगह सेम होगा, ठीक है। ये होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब। तो जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल, डाइपोल पे 2 चार्ज होते हैं प्लस और माइनस, उन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो डाइपोल पर नेट फोर्स होगा। तो हमसे पूछा गया कि डाइपोल पर नेट फोर्स कितना होगा, व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल। ऑलवेज 0, डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल, डाइपोल को कैसे रखा गया है, एंगल वगैरह की बात यहाँ पे होगी। कैन नेवर बी 0, कभी 0 नहीं होगा। और फिर डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। अब डाइपोल की स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, उसके आधार पर हम लोग को इसका आंसर देना होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब अगर अच्छे से क्लियर है तो फिर इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। जैसे यूँ समझो, अगर मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको बना के दिखाऊँ तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल को रखते हैं, डाइपोल का मतलब क्या, डाइपोल का बस 2 चार्ज और क्या, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और नेचर अपोजिट होगा। और डाइपोल में तो कुछ होता नहीं है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक फिक्स डिस्टेंस पर रख देते हो। तो अब ये देखो कि अगर मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को रख देता हूँ एक फिक्स डिस्टेंस पर, किसी भी ओरिएंटेशन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। जो पॉजिटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है वही नेगेटिव चार्ज के आसपास भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यही तो मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम है, डाइपोल में चार्ज की मैग्नीट्यूड वैसे ही सेम होती है, तो दोनों पर लगने वाला फोर्स Q × E वो तो सेम होना ही होना है ना।
रही बात डायरेक्शन की, तो पॉजिटिव पर हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव पर हमेशा फील्ड के अपोजिट लगता है। अब ये जो पॉजिटिव पर फील्ड के अलोंग लग रहा है, नेगेटिव पर फील्ड के अपोजिट लग रहा है, ये डाइपोल के ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करता। डाइपोल कैसा भी रखा हो, टेढ़ा रखा हो, सीधा रखा हो, हॉरिजॉन्टल रखा हो, वर्टिकल रखा हो, 60 पर रखा हो, 30 पर रखा हो, 120 पर रखा हो, ये अपोजिट डायरेक्शन हमेशा फॉलो होगा। इससे ओरिएंटेशन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी तुम दिशा में किसी भी तरीके से डाइपोल को रख के देख लोगे, ये दोनों फोर्स हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ही मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फोर्स हमेशा कैंसिल होकर के जो नेट फोर्स है वो हमेशा ज़ीरो प्रोड्यूस करेंगे। तो उसमें कोई शक नहीं है कि द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज़ ऑलवेज ज़ीरो। इस बात को ध्यान रखना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस बात की गारंटी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, बातों को ध्यान समझो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर वो फोर्स दोनों इक्वल होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज के पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी, नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ डिफरेंट होगी, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है तो वी कैन नॉट से। लेकिन अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई शंका नहीं कि इलेक्ट्रिक फोर्स डाइपोल पर नेट फोर्स ऑलवेज ज़ीरो। नेट फोर्स का मतलब कि जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है दोनों को मिलाकर के जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो फोर्स की बात हो रही है, तो वो फोर्स हमेशा ज़ीरो होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 को देखोगे तो देख लो, हालांकि ऑप्शन 1 तुमको मिल गया, फिर भी अगर बाकी ऑप्शंस पे गौर करना चाहते हो तो गौर कर सकते हैं एक बार हम लोग। कह रहा है कि ओरिएंटेशन डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या कि उसको सीधा, टेढ़ा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंगल वगैरह चेंज करो, डज नॉट मैटर। मैं पहले ही कह दिया कि ये जो अलोंग द फील्ड और अपोजिट द फील्ड है ये कभी भी बदलेगा नहीं, वॉट एवर ओरिएंटेशन इज़। तो डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल, ये कोई नॉनसेंस सा बात है। कैन नेवर बी ज़ीरो, नेवर बहुत स्ट्रिक्ट वर्ड होता है। कभी भी अगर ये नेवर जैसा ऑप्शन लग कर किसी ऑप्शन में है तो बहुत उसके सच होने की संभावना बहुत कम होती है। स्ट्रिक्ट वर्ड है नेवर वगैरह, मतलब कभी ज़ीरो नहीं होगा, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन होनी चाहिए उसके लिए। तो कैन नेवर बी ज़ीरो तो बिल्कुल ख़राब सा ऑप्शन है। एंड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल का कोई मतलब नहीं, लॉजिक नहीं बनता है यहाँ पे स्ट्रेंथ का मतलब क्या कहना चाहता है। तो बाकी 3 ऑप्शंस का कोई खास सिग्निफिकेंट नहीं है। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ वेरी क्लियर एंड एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो याद रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा। कपल, अच्छा कपल की अगर पूछता तो, अगर कपल पूछता तो आंसर क्या होता बताओ। अच्छा ये तुमसे पूछता हूँ, चलो देखते हैं कौन से बच्चे इसको हमें आंसर कमेंट में देते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसी में द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स के जगह कपल अगर पूछता कि द कपल ऑन द डाइपोल, तो उसका आंसर इन चारों में से क्या होता। ठीक है, इन चारों में है, उसका आंसर है, अगर तुम बता सकते हो बता सकते हो। ठीक है, इज़ ऑलवेज ज़ीरो, डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल, कैन नेवर बी ज़ीरो एंड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। ठीक है, तो मुझको देखता हूँ कि ये कौन बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगर यहाँ पर पे मैं तुमसे कपल पूछता कि डाइपोल पर जो कपल होगा वो कितना होगा, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होता। ठीक है, तो ठीक है, इस फिलहाल इसका तो आंसर हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो डू इट फास्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 2 हमसे क्या कहता है। ठीक है, डू इट फास्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कि क्वेश्चन वही है, हल्का सा बस चेंज किया गया है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल को रखा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की है। पहले पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इसको अगर समझा जाए तो चलो पहले पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो। तो अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हम लोग लेते हैं तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो रेडियली आउटवर्ड होती है, मतलब बाहर की तरफ होता है। ऐसा बाई कन्वेंशन हम लोग ऐसा कहते हैं।
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझोगे चार्ज पार्टिकल का कैसा होता है तभी इसका जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो एक चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव मान लूँ मैं, तो कुछ इस तरीके से होती है, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ होती है। यूनिफॉर्म तो कतई नहीं होती है, सबको पता है। मैग्नीट्यूड हर कुछ जगह पे अलग अलग है, डायरेक्शन भी अलग अलग है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है। वैल्यू अलग अलग है, डायरेक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट है, इस बात को ध्यान रखना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को रख दिया। ठीक है, अब कैसे रखा, क्या रखा, वो बात की बात, जैसे मन करे वैसे रखो। अब कुछ आंसर्स हमको देने हैं कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक डाइपोल को रख देता हूँ, चलो मैं एक डाइपोल को रख के दिखाता हूँ, कैसी भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं एक डाइपोल को रख देता हूँ। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को मैंने रख दिया, तो अब इस पर फोर्स और टॉर्क, ये दो चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है कि पहला कि द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी, भाई मस्ट वगैरह, नेवर, मस्ट, ये सब जो वर्ड आते हैं ये सब बड़े खतरनाक होते हैं, इन पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है। द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी ज़ीरो, मतलब मस्ट का मतलब कि हमेशा ज़ीरो होगा, ज़ीरो होना ही होना है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? दोनों चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, हमेशा हो, मस्ट मतलब हमेशा होगा, ऑलवेज, ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या दोनों चार्ज पार्टिकल पर फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम हो सकता है? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम नहीं है, तो कैसे कह सकते हो कि दोनों चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स की वैल्यू सेम होगी? नहीं कह सकते। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है कि भाई मस्ट बी ज़ीरो, तो नहीं कह सकते। द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्ट डाइपोल मे बी ज़ीरो, अगला ऑप्शन कह रहा है मे बी ज़ीरो, ज़ीरो हो सकता है अगर ऐसी पोजीशन पर रखा जाए कि पॉजिटिव पर फोर्स नेगेटिव पर फोर्स इक्वल हो जाए, ऐसा हो सकता है। चलो एक मोमेंट पर मान लेते हैं, मान भी सकते हैं कि ऐसे पोजीशन होंगे, रख सकते हैं जहाँ पर दोनों पर फोर्स इक्वल हो जाए। हो सकता है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। कैसे सेम है? हो सकता है यहाँ से चार्ज पार्टिकल की दूरी और यहाँ से चार्ज पार्टिकल की दूरी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन? केवल फोर्स बराबर होने से तो फोर्स कैंसिल होगा नहीं। जब भी चेक करोगे दोनों फोर्स का डायरेक्शन एग्जैक्ट अपोजिट नहीं मिलेगा। मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है कि ये दोनों चार्ज इस चार्ज से बराबर बराबर दूरी पर हों, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है, डायरेक्शन का गारंटी नहीं है। डायरेक्शन का वैसे सेम होगा, डायरेक्शन कभी अपोजिट होगा भी नहीं, एग्जैक्ट अपोजिट कभी नहीं हो सकता। तो मे बी ज़ीरो वाला ऑप्शन तुम्हारा गलत नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स कैंसिल होने के लिए मैग्नीट्यूड के सेम होने के साथ साथ डायरेक्शन भी अपोजिट होना चाहिए, तो वो नहीं मिल सकता इसमें, इसलिए ऑप्शन 2 भी तुम्हारा नहीं हो सकते। द टॉर्क ऑन द डाइपोल बाय द फील्ड मस्ट बी ज़ीरो, टॉर्क जो होगा डाइपोल का मस्ट बी ज़ीरो, टॉर्क मस्ट बी ज़ीरो कैसे हो सकता है? फिर वही बात है, अगर डाइपोल को मैं इस कंडीशन में रखूं, अलग अलग फोर्स लग रहे हैं दोनों पे, अलग अलग दोनों फोर्स का डायरेक्शन है, तो डेफिनेटली नेट एक टॉर्क लगेगा उस पर, तो मस्ट बी ज़ीरो नहीं कह सकते, नॉन ज़ीरो हो सकता है। भाई ये देख लो पोजीशन, अलग अलग फोर्स हो सकते हैं, अलग डायरेक्शन हो सकता है, टॉर्क का फॉर्मेशन हो सकता है, तो ये ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया। अब तुमको पता चला सही ऑप्शन कौन सा है। द टॉर्क ऑन द डाइपोल मे बी ज़ीरो। अब कैसे, लेकिन प्रूफ तो करिए कि मे बी ज़ीरो मतलब क्या। तो इस चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं डाइपोल को ऐसे रख दूँ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउ रख दूँ, ऐसे माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, अब इसका जो डाइपोल, जो इसके फोर्स होंगे, जो पॉजिटिव नेगेटिव पर जो फोर्स होंगे, उन फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो सेम होगा। इस कंडीशन में ये इस दोनों पार्टिकल पर जो फोर्स लगेंगे, वो दोनों फोर्स का जो टॉर्क होगा वो नेट टॉर्क विल बिकम ज़ीरो, वो टॉर्क का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि द नेट टॉर्क मे बी ज़ीरो।
मे बी ज़ीरो कहोगे तो मान सकते हैं, मस्ट बी ज़ीरो कहोगे तो भाई फिर दिक्कत है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, द टॉर्क ऑन द डाइपोल बाय द फील्ड मे बी ज़ीरो। हो सकता है अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग अगर रख देते हैं तो जो नेट टॉर्क है उस पर, जो दोनों फोर्स का मिलाकर टॉर्क बनेगा वो ज़ीरो हो सकता है। ठीक, वो भी एक ऐसी कंडीशन पे रखना होगा तभी, हर कंडीशन पे नहीं। तो दिस इज़ योर राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन सा करेक्ट है। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो जवाब हमारा क्या होगा, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जो एक पॉइंट चार्ज के द्वारा क्रिएट हुआ था, तो उसमें हमारा जवाब क्या होगा। इस बातों को ध्यान रख के ही हमको आगे बढ़ना होगा। ठीक, बहुत बेसिक क्वेश्चन है मगर काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर नहीं पता होता कि क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, कैसे इसका जवाब देना है, तो बच्चे गलती करते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जल्दी कॉपी कर लो उसको। चलो चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक डाइपोल को वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके फोर्स पूछा गया है, देखते हैं कैसे करेंगे। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is placed in non-uniform electric field along x-axis। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक डाइपोल को रखा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, पहले क्वेश्चन में कह दिया है, नॉन यूनिफॉर्म है, और एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वोल्ट पर मीटर की रेट से इंक्रीज कर रही है। बात को समझो। सपोज हमने क्या किया कि ये एक डाइपोल लिया और इस डाइपोल को पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा कुछ इस तरीके से। ठीक, ये मान लो माइनस क्यू चार्ज और ये मान लो इसका प्लस क्यू चार्ज। ये लेंथ मैंने अपने आप मान लिया 2L। तो जो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा Q इंटू 2L होगा। यही P हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो ऑप्शंस हमको दिए हैं वो P के फॉर्म में ही है। तो जो फोर्स मुझको निकालना है वो P के टर्म्स में निकालना है। अच्छा, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो क्या लिख रखा है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो सीधे इसका आंसर कितना होता, 0। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा जो नेट फोर्स होता डाइपोल पे 0 होता, क्योंकि दोनों चार्ज पे फोर्स इक्वल होते, अपोजिट होते, नेट फोर्स 0 होता। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो बात को समझो, क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे, कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर होंगे। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो दोनों चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम तो होगी नहीं, तो दोनों पर फोर्स का डायरेक्शन की तो बात छोड़ो, बात की बात है, दोनों चार्ज पार्टिकल पर फोर्स का वैल्यू डिफरेंट होगा, तो कैंसलेशन की बात फिर कैसे होगी। फिर सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और 1 वोल्ट पर मीटर की दर से इंक्रीज कर रहा है। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है नेगेटिव चार्ज के पास, तो पॉजिटिव चार्ज के पास थोड़ा बढ़ चुका होगा। यहाँ से 1 मीटर जाने पर 1 वोल्ट पर मीटर का इंक्रीमेंट है। 1 वोल्ट पर मीटर मतलब कि 1 मीटर में अगर मैं बढ़ूँ तो 1 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 1 वोल्ट पर मीटर ऐसे इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं 12 लेंथ बढ़ूँ तो 12 लेंथ पर कितना होगा, यू कैन से 12 वोल्ट पर मीटर कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर 1 मीटर पर 1 वोल्ट पर मीटर इंक्रीज कर रहा है, तो 12 लेंथ पर कितना इंक्रीज करेगा, 12 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 12 लेंथ हम आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझको कैलकुलेट करना तो कितना हुआ, E+12 होगा। क्लियर है। तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स के अलॉन्ग है तो इसके फोर्स इधर होगा जिसकी वैल्यू की होगी F = Q × E। ठीक है,
और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, एफ डैश इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस 2L। ठीक है, अब चूंकि दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट फोर्स अगर मुझको निकालना हुआ तो कैसे निकालोगे, एफ डैश माइनस एफ करना होगा, तो एफ डैश इज क्यू इंटू ई प्लस 2L माइनस क्यू इंटू ई। ठीक है, तो क्यू ई प्लस क्यू इंटू 2L माइनस क्यू ई कैंसिल, तो Q इंटू 2L आएगा जो किसके बराबर होता है, जो तो P के बराबर होता है। तो सीधा सा इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, P। तो नेट फोर्स जो उस डाइपोल पर लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी वैल्यू कितनी होगी, द वैल्यू वुड बी P मैग्नीट्यूड ही उसका फोर्स का वैल्यू होगा। ठीक है, तो सिंपल सा था, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, मगर तुमको देखना होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, तो दोनों चार्ज पर फोर्स तुमको देखना होगा, उसके बाद फिर नेट फोर्स निकालना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ, जल्दी कॉपी कर लो इसको। अब चलते क्वेश्चन 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। 2 पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, जिनको स्पेस में कहीं पर रखा गया है और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, पहले बनाते हैं कहाँ पर रखा है चार्जेस, पहले बनाते हैं। सबसे पहले काम करते हैं हम लोग कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात हो रही है तो पहले उसको ड्रॉ ही कर लेते हैं। चलो, एक 3 डायमेंशनल एक्सिस हम लोग स्पेस में ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई मान लिया और ये हमारा जेड एक्सिस। ठीक, प्लस क्यू चार्ज A00 पर रखा है, मतलब एक्स एक्सिस पर A और y और z पे 0, इतना तो सारे बच्चों को पता ही होगा। तो x एक्सिस पर A और y और z पे 0, तो ये हो गया तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज, और माइनस क्यू चार्ज का रखा है 0 A0, तो x पे 0, z पे 0 और y पर A एक्सिस, तो y पर A एक्सिस A डिस्टेंस दूर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया प्लस क्यू का A0 0, माइनस क्यू का 0 A0। ठीक, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इनके बीच की डिस्टेंस अगर मुझको निकालनी हो तो ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है, तो बीच की डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस इसका कितना आएगा, A√2। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझको पता हो गया। वेयर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0 एग्जिस्ट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिर्फ चार्ज पार्टिकल ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 एग्जिस्ट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0 दिखा दिया। ठीक है, अच्छी बात है। फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला जैसा कि हम जानते हैं Q इंटू 12 होता है। दोनों चार्ज में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, A√2। तो दिस इज A√2 Q A√2। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। डायरेक्शन क्या होगा इसका, तो जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है। तो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ अगर मैं इसको यूँ दिखाऊं तो ये हो गया तुम्हारा P का डायरेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग थी और P का डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, जैसा कि देख रहे हो। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा फिगर है। अब आगे हमसे कह रहा है ऑल्सो फाइंड कपल एक्टिंग ऑन इट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इन दोनों चार्जेस पर जो फोर्स लग रहे होंगे उन फोर्स के वजह से जो कपल जनरेट हो रहा होगा वो कपल बताओ कितना होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो कपल लगता है उस कपल का फॉर्मूला
टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन करोगे ये सबसे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आदत बनेगी। हर चीज़ को फॉर्मूले के तौर पे याद करना सही नहीं है, अप्लाई करो उसको, जो चीज़ पढ़ा उसको अप्लाई करो। जब अप्लाई करोगे तो वो अपने आप तुमको याद आता जाएगा। सिर्फ ऐसे फॉर्मूले पढ़ लेने से वो कभी तुमको दिमाग में बैठेगा ही नहीं। तुम जितनी दफ़ा चाहो उतनी दफ़ा पढ़ के देख लो, लेकिन जब उसको अप्लाई करना शुरू करोगे 2 बार 3 बार क्वेश्चंस में अब उसको यूज़ करोगे तो वो अपने आप दिमाग में बैठता जाएगा। इसीलिए बार बार कहते हैं कि प्रैक्टिस करो, उसको अप्लाई करो। दिस इज ओनली वे टू अंडरस्टैंड एनी फॉर्मूला इन फिजिक्स। अप्लाई इट, अप्लाई करो, अपने आप तुमको आता जाएगा। तो कपल का फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई। पी और ई के बीच का एंगल होता है। तो पी तो नेगेटिव से प्लस की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स के होंगे, तो दोनों के बीच ये वाला एंगल की हमको ज़रूरत है। ये एंगल अगर मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। एंगल होगा कितना, इधर देखो, ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकल अपोजिट है, तो ये एंगल मिल गया मतलब ये एंगल मिल जाएगा। अब ये एंगल कितना होगा, ये पूरा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल है 90 और ये दोनों साइड है इक्वल। तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल इक्वल इक्वल कितना होगा 45 डिग्री। तो ये एंगल भी हो गया 45 डिग्री, जो एंगल हमको चाहिए था। तो P और E के बीच एंगल हमको चाहिए था, वो एंगल कितना मिल गया मुझको 45 डिग्री। अब रख सकते हैं फॉर्मूले में। तो P की वैल्यू है Q A √2 इंटू साइन 45। तो Q A √2, अच्छा E छूट गया, E नॉट एंड साइन 45 इज 1/√2, तो √2 कैंसल्ड आउट। तो टाउ का फॉर्मूला आ गया Q A E नॉट, सिंपल। एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या पड़ा था, U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा। तो माइनस पी की अगेन वैल्यू यूज़ कर लिया जाए, Q A E नॉट कॉस 45, ठीक है। तो माइनस Q A E नॉट एंड कॉस 45 इज 1/√2। ये Q A √2 देखो फिर छूट गया, तो √2 कैंसल्ड आउट, यू गॉट माइनस Q A E नॉट। ये तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सिस्टम का, ये हो गया उस पर लगने वाला कपल, और ये हो गया उस इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने वाला क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन करोगे तो ही चीज़ें दिमाग में बैठेगी, बहुत मुश्किल सवाल नहीं आने वाला है। बेसिक्स क्लियर रखो और क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 4th हम लोगों ने कर लिया, 5th की तरफ चलेंगे, जल्दी कॉपी कर लो उसको। चलो फटाफट इतने क्वेश्चन 5th हमसे क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा लिया है जिसमें प्लेन सीधा साधा कैलकुलेशन खाली करना है, ताकि पहले अंडरस्टैंडिंग फॉर्मूले की एक बार पहले क्लियर हो। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, और एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं, ठीक है। फाइंड इट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि मेरे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में 2 पॉइंट चाहिए ले लिया, +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। बीच का डिस्टेंस कह रहा है कि इनकी 1 सेंटीमीटर, दैट इज़ 2L, जिसको हम लोग फॉर्मूले में क्या क्या पुकारते हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होगा दैट विल बी Q इंटू 2L। तो Q इज़ 2 माइक्रोकूलम, मैग्नीट्यूड सिर्फ लेना है, माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करना होगा, -6, और 2L बीच के डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो कितना हो जाएगा, -2। तो कितना आएगा, 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर, ठीक है। तो ये तो आ गया सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब द डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 200 वोल्ट पर मीटर। 200 वोल्ट पर मीटर की एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें डाइपोल को उस फील्ड से 37 डिग्री बनाते हुए हम रखना है।
ऐसे रखो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 37 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा हो, ठीक है। तो अब हमको पता करना है कि उसका उस पर लगने वाला कपल कितना होगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये दो चीज़ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बात को समझो क्या कह रहा है। उस यूनिफॉर्म, देखो एक्चुअली क्या है कि फिगर बार बार मैं क्यों ड्रॉ करता हूँ, सबको फॉर्मूला पता है, सब कुछ पता है, फिर भी मैं फिगर बार बार क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि जब तुम बार बार चीज़ों को देखोगे कि फिगर में ये चीज़ ऐसे दिखाई दे रही है, इस एंगल का मतलब ये डायपोल को ऐसे रखा गया, ये कपल लग रहा है, तो यहाँ बैठता जाएगा, वरना फिर तो कोई मतलब नहीं क्वेश्चंस करने का कि मैं बस आऊँ क्वेश्चन लिखूँ सॉल्व करो, तुम देखो तुम नोट करो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ चल रही है वो हमारे दिमाग में बैठना चाहिए, ये मेन पर्पज़ है। तो उस डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ऐसे रखा कि डाइपोल से 37 डिग्री एंगल का फॉर्म हो रहा है। तो पूछा है कि इस पर कपल कितना लगेगा, तो कपल का फॉर्मूला जैसा कि हम जानते हैं टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है, ठीक। तो P निकाल दिया हमने, P कितना निकाल लिया, P इज दिस मच, 2 इंटू 10 टू पावर -8। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 200 वोल्ट पर मीटर एंड साइन 37 डिग्री, ठीक। बहुत बार मैंने बताया है कि साइन 37 डिग्री की वैल्यू याद रखना, अगर जिनको पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता है आज के बाद याद रखेंगे। साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5, ठीक है। तो ये कितना होगा, 2 2 जा 4, 10 टू पावर कितना हो जाएगा -6 इंटू साइन 37 इज 3/5, ठीक है। तो 4 3 जा 12/5 इंटू 10 टू पावर -6 या 2.4 इंटू 10 टू पावर -6, और कपल है तो कपल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इतना कपल लगेगा जिससे वो फट से घूम जाएगा डाइपोल तुम्हारा। तो दिस मच कपल विल एक्ट ऑन द डाइपोल, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। एनर्जी की बात करोगे तो एनर्जी का फॉर्मूला जैसा कि जानते हो -PE कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कॉस 37 भी चाहिए होगा, तो जिनको कॉस 37 नहीं पता है वो भी देख लें, कॉस 37 कितना होता है 4/5। तो -P इज 2 इंटू 10 टू पावर -8। अच्छा एक बताओ, बीच का डिस्टेंस हमें 1 सेंटीमीटर दिया था, जिसको हम लोग 12 बोलते हैं। तो 12 की इकट्ठे वैल्यू 1 है, तो यहाँ जो 12 लिखा है, तो इस पूरे की जो इकट्ठे वैल्यू है वो है 1 इंटू 10 टू पावर 2। एल की वैल्यू नहीं, ये पूरा, अब कुछ बच्चे से ये 2 कहाँ चला गया, तो भैया ये पूरा का जो पूरा 12 है वही वैल्यू दिस मच है, दिस वन। तो इस 2 के से परेशान ना हो रहा, ठीक है। तो P की वैल्यू हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 200 एंड कॉस 37 इज 4/5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, -2 2 जब 4, 16/5 कर दिया, और 10 टू पावर कितना हो गया ये -6, तो 16/5 दैट इज -3.2 इंटू 10 टू पावर -6। एनर्जी है तो किस में आएगा, जूल में आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सिंपल से एक प्लेन कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन लिया मैंने, ताकि एक बार फॉर्मूले का अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कहाँ पर क्या कैसे निकालता है, ठीक है। तो ये हो गया 5th क्वेश्चन, जल्दी कॉपी कर लो। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, बहुत क्वेश्चन करेंगे अभी जल्दी। तो और चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन 6 हमसे क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे एग्जाम में। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको रखा गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैसे रखा गया है, मेकिंग 0 डिग्री विथ इट, इलेक्ट्रिक फील्ड से 0 डिग्री बना रहा है, ऐसे पोजीशन में रखा गया है। तो मतलब कुछ ऐसे कहा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड से 0 डिग्री एंगल फॉर्म करते हमें रखना है, कुछ इस तरीके से, लाइक दैट। ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये इसका माइनस चार्ज और ये इसका प्लस चार्ज, ठीक है।
तो P का डायरेक्शन -2 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो यही मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो उसका है उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल इज 0 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। अब इसको इस पोजीशन से हमको मूव कराना है, और मूव करा के कहाँ लाना है? एट द पोजीशन वेयर इट मेक्स 60 डिग्री विद द फील्ड। तो ये इसकी पोजीशन थी और इस पोजीशन पे मुझको लाना है कुछ इस तरीके से। मतलब ये डाइपोल को हमें इस पोजीशन से इस पोजीशन में लेकर के आना है। ठीक है, 0 डिग्री पे था, घुमा के 60 पर लेकर के आना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में शिफ्ट करना हो, घुमाना हो, मूव कराना हो, तो इसमें हमेशा हमें कोई ना कोई वर्क करना होता है। तुम डाइपोल को कुछ वर्क करोगे तभी वो मूव करेगा, अपने आप वो नहीं घूम सकते। तो हमें डाइपोल को घुमाने में वर्क करना होगा, और वो वर्क मैंने जब इसकी तुमको मैं थ्योरी पढ़ा रहा था बताया था। कभी भी ऐसी बात आती है कि डाइपोल को घुमाया गया किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, तो इस प्रोसेस में जो भी वर्क डन करना होगा वो वर्क डन के लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि वो वर्क डन डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। जितना उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा उतना ही तुमको वर्क डन करना होगा, और चेंज हमेशा निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल ही करना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 डिग्री के पोजीशन से 60 डिग्री के पोजीशन में अगर डाइपोल को मुझको लेकर के आना है तो इसमें मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है? W वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, और जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से 45 डिग्री बनाए, अब जाहिर सी बात है 0 से 60 के बीच में कहीं 45 बीच में आएगा, तो जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा तो उस पर कपल हमको फाइंड करना है। ठीक है, ऑप्शंस में हमें आंसर W के फॉर्म में देना है। मतलब जो भी कैलकुलेशन करना होगा, हमें P नहीं पता है कितना है डाइपोल का, हमें E नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, बिना P और E के हमारा काम नहीं हो सकता, तो हम P और E को मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फाइनल आंसर हमें W के टर्म्स में देना है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन इस बात को समझो पहले कि यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर है, और चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मतलब 60 डिग्री वाली पोजीशन फाइनल है, इनिशियल मतलब 0 डिग्री वाली पोजीशन इनिशियल है। तो जैसे कि U का फॉर्मूला क्या होता है? -PE cos थीटा, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करूँ, W इज इक्वल टू, तो U फाइनल इज -PE cos 60 एंड U इनिशियल इज -PE cos 0। ठीक है, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लाया। तो वर्क डन के लिए इस चीज़ को रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बड़े काम का फॉर्मूला है ये। ठीक है, W इज इक्वल टू डेल्टा U। सो W इज इक्वल टू cos 60 कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस माइनस प्लस cos 60 कितना होगा? 1, तो कितना होगा? P। तो 2PE माइनस P किया तो कितना आ गया? PE/2। हमें P और E नहीं पता, तो यहाँ से PE की वैल्यू अगर मुझको निकालनी हो तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो PE की वैल्यू क्या मिल गई मुझको? 2W। ठीक, हमें P और E नहीं पता था तो हमें PE की वैल्यू को W के टर्म्स में निकाल लिया, क्योंकि W के टर्म्स में मुझको आंसर भी करना है। अब तुमसे पूछा है कि भाई जब वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से 45 डिग्री बना रहा होगा तो उस पर कपल कितना लग रहा होगा। अब जाहिर सी बात है भाई कि 0 डिग्री से 60 डिग्री पर लेकर के आओगे तो 45 तो बीच में आएगा। तो जब वो कहीं 45 बना रहा होगा तो कपल उस पर कितना होगा। तो कपल का फॉर्मूला जो हम जानते हैं, τ इज इक्वल टू PE साइन थीटा होता है। तो PE की वैल्यू को हम क्या पुट कर देंगे? 2W एंड साइन 45 इज 1/√2, तो कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा? √2 टाइम्स W।
तो √2 टाइम्स W इज़ योर राइट आंसर। तो जब वो 45 डिग्री बना रहा होगा तो उस पर W√2 कपल विल बी एक्टिंग, इतना उस पर कपल लग रहा होगा। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, बट ये बात ध्यान रखना कि W इज इक्वल टू जब भी आएगा तो ऐसे क्वेश्चंस में डेल्टा U के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, जल्दी कॉपी कर लो। अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ तुरंत चलते जल्दी। चलो अभी एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं, बड़ा अच्छा टाइप को क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पर। तो एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि और कुछ बात अच्छे से क्लियर हो जाए। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन, अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि बस उनको लगता है यार हो गया ना क्वेश्चन, चलो आगे चलते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो भी ऐसे ढीले ढाले बच्चे हैं भाई थोड़ा सा समझ जाओ, इतना ढीला रवैया नहीं अपनाना है, एकदम अलर्ट रहना है। अभी अगले 2 महीने तक जैसे जैसे एकदम गाइड किया जा रहा है वैसे वैसे एकदम एग्जैक्टली फॉलो करते चलो। थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ करोगे ओवर स्मार्ट जो बच्चे बनने की कोशिश करेंगे कि यार ये तो मुझको आता है, हटाओ ये तो बड़ा आसान है, ये बात अगर थोड़ा सा भी दिमाग में आई तो वहीं से तुम्हारा डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। हर छोटी से छोटी चीज़ को उतना ही इम्पोर्टेंस देना है जितना कि जैसे कोई नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। अभी किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर रहा है, अरे यार ये तो क्वेश्चन हो चुका है, कर चुके हैं, आसान है, छोड़ दो, हो जाएगा, ये सब रवैया भाई एग्जामिनेशन में नहीं चलते। एकदम अलर्ट मोड में रहना है, जिसको कहते हैं प्रोएक्टिव रहना है कि यार करना है ना हर चीज़ को। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब कुछ बच्चे यहाँ परेशान कि सर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। अब क्यों परेशान? क्योंकि मैंने जो कहा उसको फॉलो किया नहीं। मैंने कहा था कि इस क्लास को देखने से पहले, लेक्चर नंबर 6 को देखने से पहले लेक्चर नंबर 5 को देखना, जहाँ पर पूरी बातें डिटेल में समझाई गई हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल क्या है। कुछ बच्चे क्या है मेहनत नहीं करेंगे, बस उनको बैठे बैठे सारा चीज़ मिल जाए, बस एडमिशन हो जाए, बस पढ़ाई भी नहीं करेंगे, बस हो जाए। नहीं होगा यार, सब कुछ बैठे बैठे नहीं मिलेगा। कहा गया लेक्चर नंबर 5 देखना है तो देखना है, उसके बाद कहा गया 6 करना है तो करना है। तो अगर देखा है तो बात एकदम क्लियर होगी कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। नहीं देखा है तो पहले इसको स्टॉप करो, जाके 5th देखो, टॉपिक्स क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फॉर्मूले को रिकॉल करो, बातों को समझो, फिर यहाँ पर पे आओ। देखो फिर कितना आसान होगा। तो अगर देखा है और फॉर्मूला कुछ दिमाग में है तो याद होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होती है जहाँ पर डाइपोल की एनर्जी इज़ मिनिमम और कितनी होती है -PE। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है जहाँ पर डाइपोल की एनर्जी मैक्सिमम होती है, कितनी होती है +PE। ठीक है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम डाइपोल को लेकर के आ रहे हैं। और खुद देख सकते हो कि लो एनर्जी वाले स्टेट से हाई एनर्जी वाले स्टेट में ऐसा कह सकते हो लेकर, हालांकि स्टेट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, मगर समझाने बता रहा हूँ कि लो एनर्जी वाले कंडीशन से हाई एनर्जी वाले कंडीशन में लेकर के आ रहे हैं। कैसे आएगा? अपने आप आ जाएगा, अपने आप वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी हो जाएगी। कैसे आएगा? वर्क डन करना होगा, कार्य करना होगा कुछ उसको इस पोजीशन से यहाँ तक लाने में, ऐसा नहीं होगा। तो वो वर्क डन जो करना है वो कितना करना है, तो वर्क डन इन मूविंग द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इज W। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चंस में जो W जो वर्क डन होता है वो डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू U फाइनल, मैथ्स इनिशियल किया मैंने, तो U फाइनल इज +PE एंड U इनिशियल इज -PE। तो W इज इक्वल टू PE + PE कितना हो जाएगा 2PE। तो यहाँ से PE की वैल्यू फाइंड किया जाए तो कितना होगा W/2। ठीक, ये तो क्वेश्चन का जो दिया पार्ट है वो है। आस्किंग पार्ट तो छोटा सा है, व्हाट इज द मैक्सिमम कपल एक्टिंग ऑन इट। मैक्सिमम कपल कितना लग सकता है?
तो मैक्सिमम कपल के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या पहले टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी इंटू ई तो पढ़ा था, क्योंकि टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पी ई साइन थीटा। तो मैक्सिमम कपल के लिए ये वैल्यू कितनी होगी 1, तो पी ई बिकम्स W/2। ठीक है, तो मैक्सिमम कपल जो उस पर लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा W/2 इन टर्म्स ऑफ W तुमको आंसर देना था। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, वैसे ही क्वेश्चन जैसा कि हम लोग इसके ठीक पहले किए हुए। ठीक है, तो जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ तुरंत चलते हैं। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। बातों को समझना क्या है कैसे है। एक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। कैसे रखा गया है, इन 4 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, 4 अलग अलग तरीके से रखा गया है, मतलब ओरिएंटेशन डाइपोल का अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और तरीका है, यहाँ पर कुछ और तरीके से, यहाँ पर लिटा दिया गया, यहाँ पे खड़ा कर दिया गया, ओरिएंटेशन अलग अलग है, कॉन्फ़िगरेशन डाइपोल की अलग अलग है। इन चारों कंडीशन में जो डाइपोल की एनर्जी है, उस एनर्जी का ऑर्डर क्या है, कौन सबसे छोटी होगी, कौन सबसे बड़ी होगी, ये हमको इसमें चेक करना है। मज़े की बात यह है कि यहाँ पर प्रॉपर एंगल वगैरह नहीं पता, बस डाइपोल को कैसे रखा गया वो फिगर में शो किया गया है। अब इसको देख करके हमें एक्चुअल में एंगल की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि हमको एनर्जी फाइंड नहीं करना है, हमें एनर्जी का ऑर्डर चेक करना है, कौन ज़्यादा है कौन कम है। एग्जैक्ट एनर्जी थोड़ी पता करनी है कि एग्जैक्ट एंगल की ज़रूरत तुमको पड़ेगी, हमें बस चेक करना है कि मैक्सिमम एनर्जी वाली कौन है, मिनिमम कौन है, बस ये चेक करना है। देखते हैं कैसे करेंगे भाई। एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है U = -PE cos थीटा होता है। इन चारों कंडीशन में डाइपोल वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, बस एक चीज़ चेंज कर रही है, और वो चीज़ क्या चेंज कर रही है, एंगल। चारों कंडीशन में एंगल डिफरेंट है, एंगल एक एक कंडीशन में चेक करते चलो, अपने आप तुमको पता चलता चलेगा। देखते हैं क्या है एंगल। ये होता क्या है, तो एंगल P और E के बीच का एंगल होता है। तो पहले P और E को तो खोजें कहाँ पर पे, P का डायरेक्शन -2+, तो ये हो गया P का डायरेक्शन, और ये हो गया E का डायरेक्शन। तो ये एंगल बनेगा पहले फिगर में। अब ये एंगल साफ दिखाई दे रहा है कि 90 से कम है कि नहीं, पहले बताओ। एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 90 से कम है। तो कॉस में जब 90 से कम वैल्यू होगी तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होता है। 90 से कम में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस भी तो पॉजिटिव होगा। तो कॉस की वैल्यू जो होगी वो नहीं पता, लेकिन ये कन्फर्म है कि पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करोगे, इसको ब्रैकेट में अगर मैं लिख दूँ, बस इसी की मुझको दरकार है। ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करूँगा तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो नेगेटिव में आएगी। कितनी आएगी वो नहीं बता सकते, उसके लिए एग्जैक्ट एंगल चाहिए, जो हम लोग को नहीं पता। ठीक है, नहीं पता तो ठीक है, देखेंगे। अरे भाई नहीं पता तो क्यों उसे माथा खपाना है, आगे बढ़ो, शायद तुमको उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, उसी के बिना तुम्हारा काम हो जाए। होगा तो फिर देखा जाएगा, फिर बढ़े तो पहले, आगे चले तो पहले। अगले क्वेश्चन में देखा जाए तो एंगल P का डायरेक्शन -2+, तो P का डायरेक्शन -2+, तो P और E के बीच में ये एंगल बना, जो साफ दिखाई दे रहा है 90 से ज़्यादा है। तो 90 से ज़्यादा पे, और 180 से कम भी है, ऐसी बात है। 90 ज़्यादा हो तो कुछ भी हो सकता है, 90 से ज़्यादा मगर 180 से कम। तो 90 ज़्यादा 180 से कम, कॉस की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। तो माइनस इंटू माइनस किया तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव में आएगी। कितना आएगा वो नहीं बता सकते, मगर पॉजिटिव में आएगी ये कंफर्म बता सकते हैं। और ये तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहाँ तो एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम है प्लस PE। और यहाँ एंगल साफ दिखाई दे रहा है, एंगल इज 90, cos 90 0, एनर्जी इज 0। तो थर्ड और फोर्थ में एग्जैक्ट एंगल हमको पता है, एंड सो द एग्जैक्ट एनर्जी। 1 और 2 में नहीं पता था तो पॉजिटिव नेगेटिव करके पता कर लिया। अब हमको चेक करना है सही ऑर्डर क्या है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, U3 सबसे बड़ा होगा। तो U3 सबसे बड़े में सेकंड और थर्ड ऑप्शन है, फर्स्ट और फोर्थ खत्म हो गए, छोड़ दो, गलत है। U3 के बाद किसका नंबर आएगा, पॉजिटिव के बाद
मैक्सिमम के बाद क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव से छोटा क्या होगा, ज़ीरो, ज़ीरो से छोटा क्या होगा, नेगेटिव। तो U3 किससे बड़ा होगा, U2 से, U2 किससे बड़ा होगा, U4 से, U4 किससे बड़ा होगा, U1 से। तो U3 फिर U2 फिर U4 फिर U1, तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि डायपोल की एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। एग्जैक्ट तो नहीं पता कर सकते किसकी एनर्जी कितनी है इन दो को छोड़ करके, मगर ऑर्डर तो बता सकते हैं कि कौन छोटा कौन बड़ा। ठीक है, तो सबसे बड़ा U3, उससे छोटा U2, उससे छोटा U4, उससे छोटा U1। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कहीं ना कहीं तुमको मिलेंगे ज़रूर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अभी तुरंत चलते हैं, डू इट फास्ट। चलो एक और बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं ताकि और भी जो पूरा कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो पहला मकसद तो है कि बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कि डायपोल पे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम करें, उनसे हम यूज टू रहे कि यार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसके हम रेडी रहें, एकदम अननोन किस्म क्वेश्चन ना मिले कि यार ऐसा क्वेश्चन तुम किए ही नहीं है, ये चीज़ अलग है। 2 पॉइंट चार्जेस +-2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 पॉइंट चार्ज है। अब देखो डायपोल का असल यूज़ क्या है, क्यों हम उसको पढ़ते हैं, तुमको इस क्वेश्चन में और अच्छे समझ में आएगा। -2 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट कितना मच, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक है, अब ये 2 सेंटीमीटर पूरा 2L का वैल्यू है, बीच का दूरी एकदम क्लियर कौन, जो बीच का दूरी है वो 2L है, वो 2 हो चाहे 1 हो चाहे कुछ भी हो। अब इसके मिड पॉइंट से 1 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट यहाँ पे लिखा प्लेस्ड एट एक्सिस, एट इट्स एक्सिस छूट गया है क्योंकि 1 मीटर तो कहीं भी हो सकता है, ऐसे तिरछे भी हो सकता है, ऐसे इक्वेटोरियल भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है, तो क्लियर कट कहना पड़ेगा भैया कहाँ। तो एट इट्स एक्सिस, एक्सिस पर मिड पॉइंट से 1 मीटर दूर पर एक पॉइंट चार्ज है 1 माइक्रोकूलम। इस पर नेट फोर्स मुझको फाइंड करना है। अब तरीका तो प्रॉपर तरीका क्या होगा कि भाई 2 चार्ज हैं, एक ये चार्ज है एक ये चार्ज है, दोनों चार्ज का अलग अलग फोर्स निकालो, ये इसको रिपेल करेगा ये इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों का अलग अलग फोर्स निकालो और दोनों फोर्स का क्या निकाल लो, रिजल्टेंट, है ना। मगर ये तरीका यहाँ पर मुश्किल होगा, मतलब कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पहले इनके बीच फोर्स निकालो, डिस्टेंस वगैरह के हिसाब से कैलकुलेशन लंबा जाएगा, फिर उसका फोर्स निकालो, रिजल्टेंट निकालो। अब यही चीज़ तुमको डायपोल फ़ायदा क्या करती है कि यहाँ पर अगर मैं सीधा का सीधा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँ कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 1 माइक्रोकूलम के पास, तो फिर फोर्स का फॉर्मूला F = क्या होगा, Q × E। अब E नेट जो होगा इस पूरे डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसमें +Q का भी रोल होगा -Q का भी रोल होगा। तो जिसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, E नेट = 1/4πε0 2P/RQ। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। तो पहले P निकाल सकते हैं यहाँ से, तो P = Q × 2L, तो Q इज़ 2 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶, 2L बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर 10⁻⁻2, तो 2 × 2 = 4 × 10⁻⁸ कूलम-मीटर, ठीक है। ये P की वैल्यू आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 9 × 10⁹ 2 × P इज़ 4 × 10⁻⁸। R हमेशा मिड पॉइंट से लेते हैं, 1 मीटर का क्यूब मीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं चेंज करने के लिए। तो 9 × 2 = 18, 4 × 72 × 10 ही तो आएगा, तो 720 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर ये ना करते और लंबा जाता,
इसका फोर्स पहले निकालते, फिर उसका फोर्स निकालते कूलॉम्स लॉ के हेल्प से, फिर नेट फोर्स निकालते। तो ऐसे कंडीशंस में डाइपोल का कॉन्सेप्ट हमको ज़्यादा फ़ायदा करता है, ज़्यादा इजी पड़ता है। तो अब यहाँ बैठ है कि डाइपोल में क्यों पढ़ते हैं, क्यों शौक लगा कि दो चार्ज को कंबाइन करके एक सिस्टम मान लो, फिर सिस्टम को पढ़ो, क्यों? इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। वरना अगर ये बहुत ऐसा हो कि दोनों चार्ज बहुत नज़दीक हो, तो फिर ये करने के बदले तुम ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों चार्ज का अलग अलग फोर्स निकाल लो और फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड कर लो, वो भी कभी कभी आसान पड़ सकता है। तो थोड़ा सा हमको देखना होगा कि कहाँ पर क्या चीज़ करनी है। तो नेट फोर्स इज 1 माइक्रो कूलॉम एंड फोर्स इज एंड ई इज 720, ठीक है। तो 7.2 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा 4 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा उस बेचारे चार्ज के ऊपर, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी करो, एक क्वेश्चन तुम्हें करने को दूंगा मैं, उसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा, डू इट फास्ट। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है जो तुम्हें इसको करके आंसर इसका कमेंट बॉक्स में सारे बच्चों को बताना है। दो डाइपोल हैं, आइडेंटिकल हैं, दोनों का डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, दोनों को कंबाइन करके एक सिस्टम फॉर्म किया गया जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। इस पूरे सिस्टम का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, व्हाट विल बी द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इसका आंसर को तुमको इसके कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है ताकि मैं देखूं। और अच्छा लगता है ताकि जैसे पिछले क्लास में मैंने पूछा एक डिवाई में कितने किलोमीटर होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻29 किलोमीटर के आसपास होते हैं। काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया, चेक किया, खोजा, नहीं पता था। तो ये टेंडेंसी होनी चाहिए खोजने का, जानने का, सीखने का। ऐसा ही कि सब ने पूछा तो बस ठीक है, देखो, खोजो, सर्च करो, कहीं ना कहीं लाइफ में किसी भी तरीके से तुमको वो चीज़ कब काम आ जाएगी तुमको नहीं पता। जो तुम सीखते हो वो सीख, वो तुम्हारा ज्ञान तुम्हें कब किस तरीके से तुमको काम आ जाएगा तुमको इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है। इसलिए कभी भी कोई सीख मिलती हो कहीं से भी, उसको सीखो, उसको एक्सेप्ट करो। नहीं आता है सर्च करो, नहीं मिल रहा है पूछो, तब भी तुमको उसका फ़ायदा होगा। तो इसका आंसर मुझको बताना है कमेंट बॉक्स में, किस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ठीक है। तो आज का सिर्फ इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब डाइपोल हमारा ख़त्म हो चुका है, कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।